क्रॉस वोटिंग का खेला कह लीजिए या क्रॉस वोटिंग का गणित समझ लीजिए या बोल दीजिए कि अवैध वोटों का समीकरण, लेकिन हुआ क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी कम दिलचस्प नहीं है। इसके अलावा एक और पहलू भी की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर बीजेपी ने किन समीकरणों के आधार पर राधा कृष्णन पर दांव खेला है, क्या है आगे की रणनीति, आज इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। राजनीति और अंतरात्मा, वैसे तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अक्सर राजनेता इस अंतरात्मा नामक भाव का सबसे ज़्यादा नाम जपते हैं। चुनाव हो तो इस अंतरात्मा तत्व का भाव सबसे ऊपर हो जाता है। जैसा हमने कहा कि आमतौर पर राजनेता की अंतरात्मा की जो पुकार है वो तो छोड़िए, चीख तक नहीं सुन पाता है, लेकिन कभी कभी अंतरात्मा की मामूली सी आहट पर निसार हो जाते हैं। हमारे नेता व्हिप जारी होने के बाद तक अपनी अंतरात्मा से खेला कर देते हैं, और फिर उपराष्ट्रपति चुनाव में तो व्हिप की कोई बाधा भी नहीं थी। उपराष्ट्रपति चुनाव की बात हो रही है। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव भारी मतों से जीत लिया। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को करीब 150 वोटों से उन्होंने मात दे दी। इंडिया ब्लॉक को सियासी तौर पर तगड़ा झटका लगा, क्योंकि 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी कर दी। बिहार चुनाव से पहले मैसेज भी अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के नंबर गेम से ज़्यादा वोट मिले हैं, उम्मीद से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को एक सियासी झटका लगा है। राधाकृष्णन ने 152 वोटों के मार्जिन से सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दी, सभी को चौंका दिया, क्योंकि एनडीए को उसकी ताकत से ज़्यादा वोट मिले हैं। संसद की मौजूदा संख्या के हिसाब से एनडीए के 427 और इंडिया ब्लॉक के 315 वोट थे। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी को कम वोट मिलने से साफ है कि सत्ता पक्ष विपक्ष में सेंधमारी में सफल रहा है, यानी विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाले। तो इस क्रॉस वोटिंग से लेकर सांसदों के निरस्त वोटों के पीछे की कहानी है क्या? उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं वो वोट करते हैं। इनकी संख्या है 788। फिलहाल 7 सीटें रिक्त हैं, खाली हैं, यानी 781 सांसदों को वोट करना था। मंगलवार को 767 सांसदों ने वोट डाला और 14 सांसदों ने इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। इसमें बीआरएस है, बीजेडी है, अकाली दल है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े कुल 767 वोटों में से 752 वोट वैध थे, 15 वैध जो वोट है वो निरस्त पाए गए। वैध पाए गए 752 वोटों में से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। एनडीए के सांसदों की संख्या 427 थी, तो विपक्षी सांसदों की संख्या 354 थी। विपक्षी सांसदों में इंडिया ब्लॉक में जो शामिल पार्टियां हैं उनमें 315 और 39 ऐसे दलों के सांसद थे जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी का भी हिस्सा नहीं थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसद, उन्होंने एनडीए के राधाकृष्णन के पक्ष में वोट किया, वो पहले ही कह चुके थे। तो राधाकृष्णन के वोटों की संख्या बढ़कर हो जाती है 438, न्यूट्रल संख्या रह जाती है 28। इन 28 में से बीजेडी के 7 हैं, बीआरएस के 4 हैं और अकाली दल का 1 और 2 निर्दलीय हैं। एक तो सरबजीत सिंह खालसा है, एक अमृतपाल हैं। इन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, यानी 14 वोट अनुपस्थित रहे। इस तरह जो न्यूट्रल संख्या है वो घटकर 14 रह गई। इनमें से कुछ जो वोटर्स हैं वो एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में उन्होंने वोट किया होगा। वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद एनडीए के राधाकृष्णन के 438 वोट हो गए थे, जबकि उन्हें 452 वोट मिले। इस तरह उन्हें 14 एक्स्ट्रा वोट मिले। माना यह जा रहा है कि कुछ न्यूट्रल वोट भी हैं। इसकी वजह, बड़ी वजह ये कि जो 15 वोट निरस्त हुए उनमें से 10 एनडीए के थे, 5 वोट इंडिया ब्लॉक के थे। इस तरह क्रॉस वोटिंग के कारण एनडीए के पक्ष में उनकी जो संख्या 452 पहुंच गई। इंडिया ब्लॉक के किन सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की होगी, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ सकती, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। पर राजनीति में कभी कभी सच कयास के नाम से ही सामने आता है। जिस तरह से एनडीए के 10 सांसदों के वोट निरस्त हुए, उससे लगता है कि विपक्ष के 10 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। इंडिया ब्लॉक को 15 वोटों का नुकसान हुआ। इनमें 5 निरस्त वोट और 10 क्रॉसिंग वोट को मिला लें तो ये हिसाब पूरा हो जाता है। लेकिन बात वहीं से शुरू हो रही है कि आखिर किसकी अंतरात्मा ने एन वक्त पर यह पूरा झोल कर दिया। तो ज़्यादातर इशारे माया नगरी वाले महाराष्ट्र की तरफ हो रहे हैं। खबर ये है कि जो 15 सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, इनमें से 6-7 जो क्रॉस वोटिंग है वो महाराष्ट्र के सांसदों ने की है। इसके पीछे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे, इनका दिमाग बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की रणनीति काम आई। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत में महाराष्ट्र के सांसदों की क्रॉस वोटिंग ने बड़ी भूमिका निभाई है। 15 क्रॉस वोट में से 6 से 7 महाराष्ट्र के सांसदों के हैं। इसने ही महाविकास आघाड़ी एमवीए के गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी के जो नेता हैं एनसीपी एसपी शरद पवार, इनसे फ़ोन पर संपर्क किया था और उनसे संपर्क करके ये कहा गया
कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा गया। राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुंबई के रजिस्टर्ड वोटर हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि जब कोई बड़ा नेता राज्य से ऊंचे पद के लिए लड़ता है तो उसे समर्थन दिया जाता है। हालांकि शरद पवार ने साफ मना कर दिया और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कही। उद्धव ठाकरे ने जवाब को टाल दिया था, मगर सीक्रेट मीटिंग यानी गुप्त मतदान होने की वजह से वोटिंग का असली खेल सामने नहीं आया। एकनाथ शिंदे ने भी अपने लेवल पर एनडीए के सांसदों से संपर्क किया। नतीजा ये हुआ कि एनडीए के पक्ष में कई सांसदों ने वोटिंग की और ये क्रॉस वोटिंग तब हुई जब उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, साथी हैं। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर उद्धव ठाकरे के सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग की है। महायुति ने शुक्रवार को एक बैठक की थी। एमवीए के सांसदों को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई गई थी। सीक्रेट वोटिंग और पार्टी विप लागू न होने के कारण एमवीए सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला। ये एक थ्योरी है। महाराष्ट्र से एमवीए के 31 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें से कुछ को मनाने में फडणवीस और शिंदे की जोड़ी कामयाब रही, ये कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कुछ नेताओं ने पुराने रिश्तों का फायदा उठाया। यही कारण है कि श्रीकांत शिंदे ने एक्स पर पोस्ट करके इंडिया अलायंस और एमवीए के सांसदों को धन्यवाद भी दे दिया। अब ये तो खबर का एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू, आखिर राधाकृष्णन के सहारे क्या बीजेपी दक्षिण में कमल को मजबूत करना चाहती है? क्या वजह रही होगी, उसे समझ लेते हैं। धनखड़ के अप्रत्याशित रूप से पद छोड़ने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन चुने जा चुके हैं। चुनाव संसद में एनडीए की स्पष्ट बढ़त से कम और तमिलनाडु में उनकी छवि को लेकर ज्यादा देखा जा रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी की प्रमुख आवाज रहे। एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनका चयन तमिलनाडु के द्रविड़ समुदाय को दुविधा में डालने वाला था। इसका तुरंत जवाब इंडिया गठबंधन से एक तेलुगु उम्मीदवार पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके दिया भी गया। तो कितना कारगर है ये दांव? विपक्ष को ये उम्मीद थी कि राज्य में एनडीए के सहयोगियों को भी इसी तरह के धर्म संकट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि अंतिम परिणाम में क्षेत्रीय एकजुटता की कोई खास भूमिका रही नहीं। तो ये राज्य में किस तरह से लाभ दिलाएगा बीजेपी को? ये राज्य द्रविड़ पहचान के प्रति अपने जुनून के कारण पारंपरिक रूप से उत्तरी दलों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। शत्रुतापूर्ण। अगर एक बात और ध्यान करिएगा कि तमिलनाडु और केरल में अगले साल चुनाव है। केरल की बात की जाए, अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता के बिना सहयोगियों के बीजेपी के राजनीतिक उत्थान को लगभग यह असंभव है। तमिलनाडु में उत्तर विरोधी, ब्राह्मण विरोधी भावना एक अतिरिक्त गतिरोधक यानी बाधा है, ब्रेकर है। इसका क्षेत्रीय दल फायदा उठाते हैं। स्थानीय द्रविड़ दल उत्तर के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को नकारने के लिए काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ये समय समय पर सामने आया है। तमिलनाडु सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए तमिलनाडु सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है। मतदाताओं को लुभाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना से लेकर काशी और तमिल के लोगों के बीच सभ्यतागत संबंधों का जश्न मनाना, वार्षिक आयोजन, काशी तमिल संगमम की स्थापना, ये तमाम चीजें हुई हैं। स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा गंगई कोंडा चोलपुरम में पूजा अर्चना करते तक जहां चोल सम्राट के राजेंद्र चोल प्रथम ने भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया था। इससे बीजेपी ने तमिल राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी स्वीकार्यता की। बाधाओं को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गंगई कोंडा चोलमपुरा यात्रा के दौरान जो अन्य वादे किए गए थे, उसके अलावा मोदी ने कहा कि राज्य में राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल की ऊंची मूर्तियां बनाई जाएंगी। दरअसल अतुलनीय मंदिरों के निर्माण इन्होंने किए हैं। स्थापत्य कला जो है बहुत बेहतरीन उपलब्धि। जो तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर है वो इन्हीं का बनाया हुआ है। तो ये जो दावा है द्रविड़ दलों द्वारा 3 तमिल राजवंश पल्लव, पांड्य और चोल पर चर्चा किए जाने के तरीके के विपरीत है। अच्छा, अन्नामलाई के रूप में राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर प्रमोट करने से पहले बीजेपी का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था वो है अन्नामलाई। अन्नामलाई के रूप में एक करिश्माई तमिल नेता की खोज थी और वो लगभग अकेले ही 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है बीजेपी को 2 डिजिट दोहरे अंकों में पहुंचाने में कामयाब रहे। लेकिन राजनीति में अल्पकालिक वास्तविकताएं अक्सर दीर्घकालिक उम्मीदों पर पानी फेर देती हैं। राज्य प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अन्नामलाई ने डीएमके और पलानी स्वामी के नेतृत्व वाली एडीएमके दोनों पर हमला करके बीजेपी का आधार बनाने की कोशिश की। उन्होंने ये काम पूर्ववर्ती एडीएमके कुछ सहयोगी पार्टियों को एनडीए में शामिल करते हुए किया। इसी वजह से पलानी स्वामी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर हो गए। ठीक, अन्नामलाई स्वयं कोयम्बटूर में डीएमके से हार गए। यही वो निर्वाचन क्षेत्र है जहां से राधाकृष्णन पहले लोकसभा के लिए चुने जाते रहे थे।
डीएमके ने अन्नामलाई को छोटा करने के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई में इसे बदल दिया, और ऐसे समय में जब उनका कद बढ़ रहा था, अब जब विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तो बीजेपी ने अन्नामलाई को दरकिनार करने का फैसला किया ताकि अन्ना द्रमुक के साथ फिर से वो गठबंधन कर सके। अन्नामलाई रहेंगे तो अन्ना द्रमुक एडीएमके वो बिदकेगा। इस वजह से संसद में अपना समर्थन बढ़ाने और तमिलनाडु में द्रमुक को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये सुनिश्चित करने के लिए समझौता करने का निर्णय लिया कि स्टालिन की पार्टी विपक्षी वोटों के विभाजन का कोई फायदा ना उठा सके। हालांकि अब तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक ताकत भी है। एक्टर जोसेफ विजय अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम तमिल विजय पार्टी ये उन्होंने शुरू की है। इससे पहले एमजी रामचंद्रन है, जयललिता है, विजयकांत है, शिवाजी गणेशन है। राजनीति में वो हाथ आजमा चुके हैं। केवल पहले 2 ही सफल हुए हैं, कई बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे हैं। क्या विजय सफल होंगे? शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव में वो असर डालेंगे। ये नहीं पता कि क्या वो कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन असर वो जरूर डालेंगे। जीत हार अलग है और असर डालना अलग है। लग ये रहा है कि जो चर्च का जो एक पर्टिकुलर वर्ग है, तमिलनाडु की एक शक्तिशाली संस्था है जिसे डीएमके का समर्थन प्राप्त है, वो विजय के साथ जा सकता है। हीरो हैं, आप उन्हें जानते ही हैं, वो विजय के साथ जा सकता है। डीएमके और बीजेपी दोनों को निशाना बनाने की रणनीति पर वो आगे चल रहे हैं। ईसाई वोटों के साथ साथ मूल द्रविड़ वोटों का एक बड़ा हिस्सा हथियाने की कोशिश के रूप में से देखा जा रहा है। चर्च भाजपा और संघ के कट्टर विरोधी रहे हैं क्योंकि वो उनके धर्मांतरण के एजेंडे का विरोध करते हैं। बीजेपी के लिए कुल मिलाकर जो स्थिति है, तमिलनाडु में बीजेपी के लिए काम आसान नहीं है, चाहे वो अन्ना द्रमुक के साथ हो या उसके बिना। व्यापक रूप से उच्च जाति की पार्टी माने जाने वाली इसने पश्चिमी तमिलनाडु में अपना आधार बनाया, थोड़ा सा बढ़ाया है। अन्ना द्रमुक को गोंडर समुदाय का मजबूत समर्थन मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से अन्य पार्टियां ब्राह्मण विरोध का इस्तेमाल करके बीजेपी को हमेशा पीछे धकेलने में कामयाब रही हैं, वो अन्ना द्रमुक गठबंधन को अपनी अल्पावधि में राजनीतिक प्रासंगिकता के लिए महत्वपूर्ण बना देता है। अपने दम पर प्रभाव डालने के लिए बीजेपी को कम से कम 20% वोटों का एक बेस चाहिए। इसके बाद सहयोगी दल भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु में कोई भी गठबंधन जो 35% वोट हासिल कर लेता है, उसके बहुमत हासिल करने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, और बीजेपी अभी उससे बहुत दूर है। कम से कम 1 या 2 चुनाव में अकेले छोटे सहयोगियों के साथ उसे लड़ना होगा। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक अन्ना द्रमुक उसकी वरिष्ठ सहयोगी हो, और वो ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि अगर गठबंधन जीतता है तो बीजेपी सरकार का हिस्सा होगी। थोड़ा सा अतीत याद करिए, नया संसद भवन बना, पीएम ने तमिलनाडु के अधीनम मठ से सेंगोल स्वीकार कर लिया, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास लगा दिया गया। इसके अलावा पीएम ने काशी तमिल संगमम की शुरुआत की। वाराणसी और तमिलनाडु को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषा और साहित्य के तौर पर कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी कड़ी का अगला प्रयास सीपी राधाकृष्णन है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है। इसके अलावा जो राधाकृष्णन है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। विपक्ष यानी राहुल गांधी और जो उनका इंडिया गठबंधन है वो ओबीसी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। 50% के आसपास तो पूरे देश में ओबीसी, और इसके अलावा तमिलनाडु में भी ओबीसी का परसेंटेज लगभग इसी के आसपास है। तो ओबीसी का कार्ड जो विपक्ष खेल रहा है वो इस तरह से कट जाता है। ये सारा गणित है, और यही वजह है चूंकि संगठन में भी इन्होंने काम किया। ये लोकसभा में भी गए हैं राधाकृष्णन, और बतौर तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। यही वजह है कि इन पर दांव खेला गया। अन्नामलाई को क्यों हटाया गया वो हमने आपको बता दिया। क्रॉस वोटिंग का खेला क्या था वो भी हमने आपको बता दिया, और राधाकृष्णन को क्यों ये मौका दिया गया। एक और बड़ी बात, धनखड़ बहुत कुशल राजनेता हो सकते हैं, बहुत लंबा उनका तजुर्बा हो सकता है, पर वो संघ से नहीं थे। जबकि जो राधाकृष्णन है वो 16 साल की उम्र में उन्होंने संघ ज्वाइन कर लिया था। तो संघ की पूरी सहमति है, और संघ की सहमति के बिना 2024 के बाद बीजेपी संघ को साथ लेकर चलने की मतलब हर कोशिश यही होती है कि संघ को साथ ही लेकर चला जाए। उससे पहले क्या कुछ हुआ, बड़े बड़े बयान आपको याद होंगे, लेकिन कोशिश यही होती है। 16 साल की उम्र में राधाकृष्णन संघ ज्वाइन कर चुके थे, तो संघ की वो पहली पसंद है। ये जो तमाम समीकरण हैं ये तमिलनाडु के चुनाव के मद्देनज़र इस तरह से तैयार हैं। बाकी आपकी समझदारी पर हमको पूरा भरोसा है, और आगे जो अपडेट रहेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।